Hello everyone, welcome to the class once again. In last lecture, we discussed about the meaning of international business. We talked about the nature of international business and we also discussed the significance of international business. So what I hope from lecture 1 that you have got the basic understanding about international business. Now let's begin with the new topic of Unit 1 or Module 1, which is the drivers of international business. So before beginning the lecture for today, I will share with you the PPT. Right? I hope everybody will be able to see this. So today's topic is drivers of international business. I have enlisted almost 12 drivers of international business in this slide. तो ड्राइवर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब जो बेसिकली होता है वो ये है, वो सारी चीज़ें, वो सारी वजहें जिनकी वजह से जो है हमें इंटरनेशनल बिजनेस को करने में एंकरेजमेंट मिलती है, या वो फैक्टर्स जो हमारे इंटरनेशनल बिजनेस का एक्सेलरेटिंग फैक्टर होते हैं, वो रीजंस जिनकी वजह से हम सोचते हैं कि हमें इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहिए, राइट। तो ये सारे ड्राइवर्स जो है हमें इंटरनेशनल बिजनेस के लिए या ये सारे ड्राइवर्स हमारे इंटरनेशनल बिजनेस के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट है होम मार्केट हैजर्ड्स लिमिट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्राइवर है जो कि जो है इंटरनेशनल बिजनेस के लिए हमें encourage करता है। दूसरा है ग्रोथ इन मार्केट शेयर। तीसरा है हायर प्रॉफिट्स। चौथा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट फिफ्थ इज टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट इमर्जिंग मार्केट्स, then demographics and LPG और liberalization, privatization and globalization. उसके बाद है access of production, then emergence of global institutions like WTO, IMF etc. then is cultural exchanges. तो ये सारे ड्राइवर्स जो हैं वो हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि इनका मतलब क्या होता है, ये किस तरीके से हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में हमको जो एक्सेलरेट करते हैं, या हमको लगता है कि जो है इन फैक्टर्स की वजह से जो है हम इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ एंकरेज होते हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज है हमारी होम मार्केट हैजर्ड्स लिमिट। तो होम मार्केट किस चीज को बोला जाता है? होम मार्केट वो जगह होती है, वो प्लेस होती है, वो रीजन होता है, वो सिटी होती है, या वो कंट्री होती है जहाँ पे जो है हमारी कंपनी जो है अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करती है, या वो जगह जहाँ पे कंपनी रजिस्टर होती है, या वो जगह जहाँ पे कंपनी का हेडक्वार्टर होता है। तो होम मार्केट, जैसे टाटा के लिए होम मार्केट इज इंडिया, रिलायंस के लिए होम मार्केट इज इंडिया, राइट। सिमिलरली गूगल के लिए, या टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, या आपके फेसबुक के लिए जिसका होम मार्केट है दैट इज यूएस। सिमिलरली चाइना, सॉरी हुआवी के लिए होम मार्केट क्या होगा? चाइना। और हुंडई के लिए या आपके सैमसंग के लिए होम मार्केट क्या होगा? साउथ कोरिया, राइट। मित्सुबिशी जो है कहाँ की कंपनी है? जापान की, तो वो जो जापान उसके लिए होम मार्केट होगा। तो होम मार्केट जो है उसका अपना एक लिमिट होता है। आप एक सर्टेन पॉइंट के बाद जो है होम मार्केट में आप जो है वो अपना जो गुड्स या सर्विस को सेल आउट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लखनऊ है, तो लखनऊ में जो है आप मान लीजिए लखनऊ की पॉपुलेशन जो है 50 लाख है, राइट। तो आप लखनऊ की पॉपुलेशन को जो है अगर आपको मोबाइल जो है बेचना है या सेल करना है, तो आप मान लीजिए 50 या 50 60 70 80 या उसके बियॉन्ड तो आप नहीं जा सकते हैं। तो अगर किसी कंपनी को लखनऊ रीजन को टारगेट करना है तो वहाँ की पॉपुलेशन प्लस 10 और 20% मोर, ठीक है। तो जैसे लखनऊ में 50 लाख पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे जो है 50 लाख मोबाइल्स ही सेल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 60 70। ऐसा तो नहीं है कि लखनऊ में आप 1 करोड़ मोबाइल बेच लेंगे, ठीक। तो लखनऊ रीजन का अपना एक लिमिट है, उसके बियॉन्ड यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स जो है सेल नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली इंडिया की भी अपनी एक लिमिट है, उसके बियॉन्ड आप इंडिया में सेल प्रोडक्ट का सेल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी कंपनी उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है तो जाहिर सी बात है आपको जो है इंटरनेशनल मार्केट देखना पड़ेगा, इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो होम मार्केट की अपनी एक लिमिट होती है, उसके बियॉन्ड आप वहाँ सेल नहीं कर सकते हैं। तो होम मार्केट की लिमिट किन वजहों से हो सकती है, उसके क्या रीजंस हो सकते हैं? पहला तो पॉपुलेशन साइज, वो हमको समझ में आ गया। जैसे एक एग्जांपल जो आपको स्लाइड में दिख रहा है फिनलैंड का। फिनलैंड एक यूरोपियन कंट्री है और नोकिया जो है वो फिनलैंड की कंपनी है।
फिनलैंड की पॉपुलेशन 55.2 लाख दी हुई है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सेंसस 2019 का 18 का सेंसस है ये। तो जो है वहाँ पे जो है 55.2 लाख की पॉपुलेशन है। तो नोकिया जो है अगर 1 करोड़ या 2 करोड़ या 5 करोड़ मोबाइल्स का प्रोडक्शन कर रहा है, तो फिनलैंड में अगर उसको सेल करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 55 लाख या 60 लाख ही सेल कर सकता है। उससे ज़्यादा तो जो है उसकी वहाँ पे कैपेसिटी नहीं है सेल करने की, ठीक है। तो पॉपुलेशन साइज अगर उसका प्रोडक्शन 1 करोड़ 2 करोड़ मोबाइल का है, तो वो फिनलैंड के बियॉन्ड उसको देखना ही पड़ेगा, फिनलैंड के बाहर उसको जाना ही पड़ेगा, तभी वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है। तो इसीलिए पॉपुलेशन साइज जो है हमारे होम मार्केट को लिमिट करता है, ठीक है। सिमिलरली साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया की पॉपुलेशन अगर 5.16 करोड़ है और सैमसंग जो है अपने मोबाइल्स को या टीवी का प्रोडक्शन करता है जिसका मोर देन 5.16 करोड़ है, तो वो जो है साउथ कोरिया के बाहर ही सेल हो सकता है। साउथ कोरिया में तो सेल होने की पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक है। तो पॉपुलेशन साइज एक रीजन होता है जिसकी वजह से हमारा होम मार्केट की जो है लिमिट हो जाती है, राइट। फिर नेक्स्ट फैक्टर जो कि हमारे होम मार्केट को लिमिट करता है वो है लोअर परचेजिंग पावर। लोअर परचेजिंग पावर का मतलब ये होता है कि जो है उस कंट्री में रहने वाले लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी जो है कम है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल आईफोन मैन्युफैक्चर करता है, तो एप्पल अगर जो है से फॉर एग्जांपल यूएस में बेस्ड है, और यूएस में कम लोग ही जो है अगर 1 लाख या 2 लाख के मोबाइल खरीद सकते हैं, ठीक है। और एप्पल आईफोन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो यूएस के बियॉन्ड जो है एप्पल को अपना मार्केट देखना ही पड़ेगा। उसको जो है साउथ अरेबिया में देखना पड़ेगा, आपके मिडिल ईस्ट कंट्री में देखना पड़ेगा, जापान में देखना पड़ेगा, यूरोपियन कंट्रीज में देखना पड़ेगा। तो अगर परचेजिंग पावर कम है और आपके प्रोडक्शन आपका जो है प्रोडक्ट ऐसा है जो हाई रेंज का है, तो जाहिर सी बात है आपको जो है कंट्री के बियॉन्ड, अपनी कंट्री के बियॉन्ड इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ देखना ही पड़ेगा, हमारे। तो लोअर परचेजिंग पावर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि जो है हमें इंकरेज करता है इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ जाएं और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें। नेक्स्ट होता है कंपनी इज इन मैच्योर और डिक्लाइन स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि मान लीजिए कि जो है कंपनी यूएस में जो है सीडी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है की कंपनी है कोई, और वो जो है सीडी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ठीक। तो सीडी जो है यूरोप में भी चल रहा है, इंडिया में भी चल रहा है, लेकिन बहुत सारी जो है ऐसी अफ्रीकन कंट्रीज होंगी जहाँ पे सीडी अभी गई नहीं हुई, वहाँ पे अभी पुराने टेप रिकॉर्ड ही बज रहे होंगे, ठीक है। तो जब जो है यहाँ पे तो और जाहिर सी बात है कि जो है आप जो है जब सीडी आप यूएस में, इंडिया में, जापान में यहाँ चल रहा हो और अफ्रीकन कंट्रीज में अभी भी वही पुराने टेप बज रहे होंगे, तो जब सीडी से हम लोग पेन ड्राइव की तरफ मूव कर जाएंगे तो ये सीडी आउटडेटेड हो जाएगी रिच कंट्रीज में, बड़ी कंट्रीज में। मगर ये सीडीज जो है अगर वो कंपनीज जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं उनको बेचनी है, तो वो उन पुअर अफ्रीकन कंट्रीज में जाएंगी और जो है वहाँ पे इन सीडीज को सस्ते दामों में बेचेंगी और वहाँ पे वो रेडली टेक्नोलॉजी भी एक्सेप्ट हो जाएगी और वो लोग जो है टेप रिकॉर्ड से सीडी की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट्स जो है दूसरी कंट्रीज में, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस में, यूरोप में जो है मैच्योर स्टेज में जो है होते हैं या डिक्लाइन स्टेज में होते हैं, वही डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप कंट्रीज में इंट्रोडक्शन या ग्रोथ स्टेज में होते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि हमें इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ एंकरेज करता है कि अगर हमारा प्रोडक्ट जो है हमारे होम मार्केट में नहीं बिक पा रहा है, तो हम उसको जो है लीस्ट डेवलप कंट्रीज में ले जाके बेचे, तो वहाँ पे जो है आराम से वो प्रोडक्ट जो है एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका जो ड्राइवर है दैट इज ग्रोथ इन मार्केट शेयर। तो अगर जो है कंपनी का एक बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कंपनी का ग्रो करने के, तो उनमें से अगर एक जो है ऑब्जेक्टिव ग्रो करने का है कि वी विल ग्रो थ्रू इंक्रीज इन आवर मार्केट शेयर, ठीक है। तो हम ग्रो बहुत तरीके से कर सकते हैं, जैसे अगर हमको प्रॉफिट इंक्रीज कर ग्रोथ थ्रू प्रॉफिट इंक्रीजिंग, ठीक है, ग्रोथ थ्रू मार्केट शेयर। तो मार्केट शेयर का मतलब क्या होता है, जैसे सैमसंग है तो सैमसंग जो है अपना ग्रोथ करता है बाय सेलिंग लार्ज नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स, ठीक है। एप्पल क्या करता है, कम लोगों को जो है अपना जो है प्रोडक्ट जो है सेल करता है, मगर वो हायर प्राइस्ड होता है, ठीक है। तो हायर प्राइस और कम लोगों को जो है सेल आउट करना, ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है, या कम दाम पे ज़्यादा लोगों को सेल करना,
ये एक दूसरी स्ट्रेटजी हो सकती है। तो अगर हमारी स्ट्रेटजी जो है सेकंड वाली है, यानी ग्रोथ इन मार्केट शेयर, हम कम दाम पे बेचें मगर मार्केट शेयर हमारा बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, यानी ज़्यादा लोग जो है उसको, उस प्रोडक्ट को या सर्विस को यूज़ करें, तो वो हमारी स्ट्रेटजी हो सकती है ग्रोथ इन मार्केट शेयर, ठीक है। तो ये अगर हमको लार्ज लोगों को जो है सर्व करना है, बहुत सारी पॉपुलेशन को सर्व करना है, और हम जो है अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करके जो है अपने जो है ग्रोथ कंपनी की करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है हमें इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ या इंटरनेशनल मार्केट की तरफ बढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। तो जो है अगर हमारी ये स्ट्रेटजी है कि हम मार्केट शेयर इंक्रीज करके अपनी कंपनी का ग्रोथ करना चाहते हैं, तो हम जो है इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ हमको बढ़ना ही पड़ता है, ठीक। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ड्राइवर होता है जो कि जो है हमें इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ एंकरेज करता है। तो उसके लिए जो है, जैसे एक एग्जांपल है कोका कोला का, तो कोका कोला ने ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्रीज में जो है वो अक्रॉस द ग्लोब अपने बॉटलिंग प्लांट्स लगा दिए हैं, ठीक। और वो कम प्राइस पे जो है उन सारी कंट्रीज में सेल करता है अपने प्रोडक्ट्स को, और लार्ज मार्केट शेयर उसने कैप्चर कर रखा है, और उसके थ्रू वो अपनी कंपनी की ग्रोथ एंश्योर करता है। फिर नेक्स्ट ड्राइवर है आपका हायर प्रॉफिट। तो जिस तरीके से मार्केट शेयर कैप्चर करके ग्रोथ करना जो है एक कंपनी की स्ट्रेटजी हो सकती है, उसी तरीके से हायर प्रॉफिट अर्न करके जो है ग्रो करना भी एक कंपनी की स्ट्रेटजी हो सकती है। और ये स्ट्रेटजी और ये जो है ऑब्जेक्टिव पूरा हो, तो ये भी एक ड्राइवर होता है जो कि हमें इंटरनेशनल बिजनेस के लिए जो है हमें एंकरेज करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया का केस लें, तो IT कंपनीज जैसे हमारी हैं, इन्फोसिस है, HCL है, विप्रो है, कॉग्निजेंट है, CTS है, CTS कॉग्निजेंट। तो ये सारी कंपनीज जो है अगर अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना चाहती हैं, तो वो यूरोपियन मार्केट में या US मार्केट में या जापानीज मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को जो है सेल करती हैं, और उसके थ्रू डॉलर्स या पाउंड्स में अर्निंग करके अपने प्रॉफिट्स को हायर शो करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी जो है अगर हायर प्रॉफिट्स अर्न करना अपना एक मेजर ऑब्जेक्टिव है, तो आप सिर्फ अपने होम रीजन में सेल करके जो है अपने प्रॉफिट्स को हायर नहीं कर सकते हैं। आपको इंटरनेशनल बाउंड्रीज, इंटरनेशनल मार्केट में भी जाके अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना होता है, और उसके थ्रू अपने हायर प्रॉफिट्स को आप अर्न कर सकते हैं। और ये स्पेशली ट्रू होता है इंडियन IT कंपनीज के साथ में, जहाँ पे जो है अगर वो लोग जो है डॉलर्स में अर्न करते हैं, तो वो अल्टीमेटली रुपीज़ में आके जो है हायर प्रॉफिट शो हो जाता है। फिर जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर है या ड्राइवर है जो कि इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ एंकरेज करता है। जैसे मान लीजिए कि मैं जो है किसी कंपनी का जो है मालिक हूँ, ठीक है, या आप किसी कंपनी के मालिक हैं, तो आप ऐसी जगह पे ही जो है, ऐसी कंट्री में, ऐसे रीजन में ही बिजनेस करना चाहेंगे जहाँ पे जो है जल्दी जल्दी या फ्रीक्वेंट जो है पॉलिसी चेंजेस ना हो। ऐसा ना हो कि जो है आपको बोला गया आज की डेट में, मान लीजिए कि आप US जा रहे हैं और US में अपना बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं इंडिया से, और आज की डेट में जो पॉलिसी है वो कहती है कि आपको जो है 2% या 3% टैक्स देना होगा, ठीक है। और जैसी दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है या उसके 1 महीने 2 महीने बाद, या दूसरी गवर्नमेंट नहीं भी आती है, वो सेम गवर्नमेंट है, मगर उसके जैसी आपने जो है मान लीजिए 2% 3% टैक्स वाले रूल को फॉलो करते हुए अपने बिजनेस करना स्टार्ट किया, और पता चला 3 महीने 4 महीने बाद वही जो है पॉलिसी चेंज हो जाती है और आपको 10% या 20% टैक्स के लिए जो है बोल दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की जो मतलब फ्रीक्वेंट चेंजेस इन पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, वो जो है अनस्टेबल पॉलिसी कहलाती है, ठीक है। तो वो जो है ऐसी जहाँ पे जो है आपको पॉलिसी की स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, वहाँ पे जो है लोग बिजनेस करना पसंद नहीं करते हैं। तो जहाँ पे जो है हमको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिलती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब होता है इट बेसिकली मीन्स कंटिन्यूएशन ऑफ सेम बिजनेस एंड इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड। तो जहाँ पे जो है लंबे समय तक जो है हमको सेम कंटिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस पॉलिसी रहती है, हमारे टैक्स रेट जल्दी नहीं चेंज होते हैं, हमारे रूल्स रेगुलेशंस जो है बहुत जल्दी जल्दी या फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होते हैं, तो वहाँ पे हमको जो है अपनी प्लान्स को जो है अपनी चीज़ों को, अपने बिजनेस को, हर चीज़ को प्लान आउट करने का जो है हमको प्रॉपर मौका मिलता है, और हम अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जो है फ्रेम आउट कर सकते हैं। अगर जल्दी जल्दी पॉलिसी चेंज होंगी तो हमें भी अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, और वो हमारे लिए जो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है। और इकोनॉमिक पॉलिसी के अलावा भी जो है हमें जो है पॉलिटिकल सेटअप भी देखना होता है कि बार बार जो है अगर फ्रीक्वेंटली गवर्नमेंट जो है चेंज हो रही है, मतलब मान लीजिए कि हमारी कंट्री में 5 साल में जो गवर्नमेंट जो है चेंज होती है, लेकिन अगर हमारे 5 साल के बजाय हर 1 साल में 2 साल में जो है गवर्नमेंट गिर जा रही है, तो वो भी जो है एक बहुत ही डिस्करेजिंग फैक्टर होता है
बिजनेस करने के लिए। तो इसीलिए जो है जैसी कंट्रीज जैसे अफगानिस्तान हो गई, सीरिया हो गई, इजिप्ट हो गई, जहाँ पे जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमको जो है नहीं दिखती है, वहाँ पे बिजनेस जो है करना जो है कंपनीज कम पसंद करती हैं। और जहाँ पे जो है स्टेबिलिटी जो है अच्छी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस हो गया, यूरोपिया हो गया, इवन इंडिया, जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमको अच्छी मिलती है, बार बार जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट नहीं मिलती, स्टेबल गवर्नमेंट रहती है, वहाँ पे बिजनेस करना जो है लोग पसंद करते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ड्राइवर होता है कि वो कंट्रीज जहाँ पे जो हमको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक पॉलिसी में, बिजनेस पॉलिसी में जो है हमको स्टेबिलिटी दिखती है, वहाँ पे जो है कंपनीज जो है बिजनेस करना पसंद करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। तो वन ऑफ द प्रिंसिपल ड्राइवर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस जो होता है वो है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। न्यू एंड फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी लाइक आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, दे जो टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन होता है वो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है इंटरनेशनल बिजनेस कंडक्ट करने के लिए, और इतना स्मूथ हो गया है कि नई नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इंडिया में बैठे बैठे आप जो है नई टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, चाहे वो सिस्को का वेबएक्स हो, चाहे वो जूम टेक्नोलॉजी हो, और चाहे वो गूगल मीट हो। ठीक है, तो आप यूएस में बैठे बैठे इंडिया के अपने सारे एम्प्लॉयज़ के साथ चैट कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स के साथ चैट कर सकते हैं। सिमिलरली आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो यूएस में हो रहा है वो आप तुरंत इंडिया में जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। और सिमिलरली अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन जो है हमारा इतना फास्ट और स्मूथ हो गया है, और ख़ास करके 4G 5G टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके जो है जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं, तो हमारी टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन थ्रू दिस जो है हमारा जो है डेटा का जो है ट्रांसफ़र जो होता है वो बहुत स्मूथ हो गया है। तो इससे जो हमें डिसीजन लेने में बहुत आसानी होती है, और क्विक डिसीजन जो है हम लोग अपनी कंपनी के लिए और अपने प्रोडक्ट्स के लिए या सर्विस के लिए ले पाते हैं। और जब हम क्विक डिसीजन ले पाते हैं और राइट डिसीजन ले पाते हैं, तो जाहिर सी बात है जो है हम हायर प्रॉफिट्स की तरफ या हायर सेल्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर हम सर्विस इंडस्ट्री की बात करें, तो सर्विस इंडस्ट्री में स्पेशली जो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन ने बहुत ही अच्छा जो है ग्रोथ शो किया है। ओके, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन का। तो ट्रांसपोर्टेशन भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्राइवर है, जो कि हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में जो है हमको जो है encourage करता है। ट्रांसपोर्टेशन से मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि वो सारे मीडियम्स जिसके थ्रू जो है हम अपने गुड्स को जो है एक जगह से दूसरी जगह तक जो है पहुंचा सकते हैं या खुद पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन आज की डेट में जो है इतना स्मूथ होता जा रहा है हर दिन और हर साल जो है, जो कि एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जो है कनेक्ट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना, यूरोप में जो है ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज एक दूसरे के थ्रू जो है बाय रोड कनेक्ट हो चुकी हैं। तो यूरोप में जो है पूरा यूरोपियन यूनियन अगर देखा जाए, तो यूरोपियन यूनियन जो है बनाया ही इसीलिए गया था क्योंकि वो जो है आपस में जो है स्मूथ बिजनेस वो लोग जो है कंडक्ट कर सकें। तो स्मूथ बिजनेस के लिए जो है उन लोगों ने आपस में बहुत अच्छी जो है हाईवेज जो है कंस्ट्रक्ट की थी, तो एक कंट्री दूसरे कंट्री से ईजिली कनेक्ट हो गया है। सिमिलरली चाइना ने वन बेल्ट वन रोड कंस्ट्रक्शन जो है करवाना शुरू किया, जिसके थ्रू वो बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ को जो है यूरोप से कनेक्ट जो है करने में हेल्पफुल जो है साबित हो रही थी वो रोड। ठीक है, अभी उसमें कुछ रोड ब्लॉक्स हैं, कुछ कंट्रीज़ को उसमें पॉलिटिकल जो है प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, मगर जो है वंस वन बेल्ट वन रोड इज़ कम्प्लीटेड, तो वो जो है इंटरनेशनल बिजनेस को बहुत ज़्यादा एक्सीलरेट करेगी, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना जो है बहुत स्मूथ हो जाएगा, इजी हो जाएगा और सस्ता हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली बहुत सारी जो है अब बजट फ्लाइट्स जो है इंटरनेशनल रूट्स पे जो है ऑपरेट करने लग गई हैं, जो कि जिनका जो है एयर फेयर भी बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो चुका है। सिमिलरली जो है हर साल जो है हम देख रहे हैं कि जो है नए नए सी रूट्स भी ओपन हो रहे हैं, जो कि पुराने सी रूट्स के कंपेरिजन में ज़्यादा सेफ हैं और ज़्यादा इकोनॉमिकल हैं। बहुत सारी जो है सी रूट्स में जो है डेवलपमेंट हुई है,
और इसकी वजह से सी रूट जो ट्रांसपोर्टेशन जो है उसकी कॉस्ट भी बहुत ड्रास्टिकली कम हुई है। हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में जो है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा जो है अगर ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, वो सी रूट के थ्रू होता है। और जो है कई सालों में पिछले देखा गया है कि सी रूट के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन का जो परसेंटेज है वो भी इंक्रीज हुआ है और कॉस्ट भी जो है काफ़ी रिड्यूस हो गई है। तो ट्रांसपोर्टेशन इतना स्मूथ हो रहा है और दिन पर दिन हर कंट्री एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके जो है सी रूट, लैंड रूट, एयर रूट को जो है काफ़ी स्मूथ आउट कर रही है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट ड्राइवर है जो कि इंटरनेशनल बिजनेस के लिए जो है कंपनीज को और कंट्रीज को एंकरेज करता है। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन ही अच्छा नहीं होगा और एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने में जो है प्रॉब्लम्स होंगी या कुछ कंट्रीज जो है रोड ब्लॉक्स क्रिएट करेंगी, तो वो बहुत ही डिस्करेजिंग फैक्टर होगा इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो आप देखेंगे वो है आपका फैक्टर दैट इज या वो ड्राइवर दैट इज इमर्जिंग मार्केट्स। तो इमर्जिंग मार्केट्स जो है उन सभी मार्केट्स को बोला जाता है जो कि पहले, कुछ समय पहले तक जो है लीस्ट डेवलप इकोनॉमीज कही जाती थी, मगर वो धीरे धीरे जो है अपने आप को ओपन कर रही हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। और वो वहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी काफ़ी जो है स्टेबल जो है हो रही है। वहाँ पे पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर रही हैं वो भी जो है स्टेबल हो रही है, यानी पॉलिटी भी स्टेबल हो रही है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है कुछ नई कंट्रीज़ हैं जो कि जो है इंटरनेशनल बिजनेस में जिन लोग को हम देख रहे हैं जो कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एंकरेजिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल अफ्रीकन कंट्रीज़ लाइक कीनिया, एशिया में वियतनाम, बहुत सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं हमारी, और जहाँ कंबोडिया भी हो गया उसमें से एक। तो जहाँ पे ट्रेड बैरियर्स जो है रिड्यूस किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटीज़ नहीं लगाई जा रही हैं, या बहुत ज़्यादा जो है उन पे रेस्ट्रिक्शंस या रेगुलेशंस लगाने की जो है जो पहले से जो है सिस्टम चला रहा था उसमें थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन किया गया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस को या कंपनीज़ को या CEOs को या चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी को एंकरेज करती हैं कि वहाँ पे बिजनेस सेटअप किया जाए और वहाँ पे भी जो है अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को तलाशा जाए। तो बहुत सारी इमर्जिंग कंट्री, देखिए यूरोप जो आपकी जो है स्टेबल जो आपकी रिच कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कंपटीशन भी बहुत हाई है, और इसीलिए बहुत सारी इमर्जिंग कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। वहाँ पे डेवलपमेंट का स्कोप बहुत होता है। वहाँ पे A to Z, चाहे वो सड़कें बनाना हो यानी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो जो है आपके सर्विस इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे वो आपकी जो है एजुकेशन से, ऑटोमोबाइल से, किसी भी सेक्टर में आप ले लीजिए, आपको जो है बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे कुछ नया करने का और जो है वहाँ से प्रॉफिट अर्न करने का। तो इमर्जिंग मार्केट्स जो हैं वो बहुत ही एक एंकरेजिंग जो है ड्राइवर है कि हमें इस तरह का मार्केट रेडली अवेलेबल हो रहा है जहाँ पे हम जाके बिजनेस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट ड्राइवर होता है इंटरनेशनल बिजनेस कंडक्ट करने के लिए। नेक्स्ट फैक्टर है आपका डेमोग्राफिक। ठीक है तो डेमोग्राफिक्स जो होता है उसका मतलब होता है पॉपुलेशन, एज, उसका रेशियो, इस तरह की बातें जब हम बात करते हैं, जेंडर, तो इस तरह की हम बातें करते हैं तो वो डेमोग्राफी में आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यूरोपियन कंट्रीज़ या जापान या US या कनाडा, इन कंट्रीज़ की जो है बात करते हैं तो वहाँ पे हमको दिखता है कि जो है जो वहाँ की पॉपुलेशन जो है काफ़ी एज कर रही है, यानी परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर मोर देन 60-70 ईयर्स, उनकी पॉपुलेशन का रेशो काफ़ी ज़्यादा है, और यंग पॉपुलेशन जो है वहाँ पे काफ़ी कम दिखती है कंपेयर टू दैट इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया। वहाँ पे क्या है कि जो है यंग पॉपुलेशन जो है काफ़ी है, और इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन, टेक सेवी जो है पॉपुलेशन, वो जो है काफ़ी उसका हायर परसेंटेज है। तो इस वजह से भी बहुत सारी जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं वो जो है इंडिया में बिज़नेस करना पसंद करती हैं, और इंडिया में बिज़नेस करने की वजह से उनको जो है बहुत सारा इस तरह से फ़ायदा होता है कि उनको जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स जो है बहुत ही लेस कॉस्ट में जो है मिल जाती है। तो डेमोग्राफी भी जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि जो इंटरनेशनल कंपनीज को दूसरी कंट्रीज में जाके बिजनेस करने के लिए एंकरेज करता है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ हायरिंग की बात होगी। इसके अलावा डेमोग्राफिक और भी तरीके से आपको एंकरेज कर सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है आपकी कंपनी ऐसी है जो कि सीनियर सिटीजन्स को जो है के प्रोडक्ट्स जो है बनाती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर आपको इंडिया में ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स नहीं मिलते हैं
या जो ऐसी कंट्रीज जहाँ पे सीनियर सिटीजन का रेशियो कम है, तो वहाँ पे आप बिजनेस करने की बजाय ऐसी कंट्रीज में ज़्यादा करना पसंद करेंगे जहाँ पे सीनियर सिटीजन का रेशियो परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगा, राइट। तो डेमोग्राफी जो है इस तरीके से जो है आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंटरनेशनल बिजनेस को एंकरेज करता है जी, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबरल का मतलब होता है कि आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं कंट्री की, ठीक है, वो बहुत रिजिड ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर इंडिया में कोई कंट्री जो है, इंडिया में कोई कंपनी है जो है अपना बिजनेस सेटअप करने आती है, तो ऐसा ना हो कि उसको जो है रजिस्टर कराने के लिए या उसको इंडिया में बिजनेस करने की परमिशन लेने के लिए उसको जो है 20-30-25 ऑफिस में जाके राउंड लेना पड़े, और जो है उसको एक महीने, मतलब उसको 6-6 महीने या 1-1 साल लग जाए वो अपने जो है बिजनेस को करने के लिए, जो है उसको परमिशन मिलने के लिए, ठीक है। तो पॉलिसीज जो है लिबरल हों, ठीक। लिबरल का मतलब होता है कि उसको जो है बहुत ही क्विक, फास्ट और कम रूल्स एंड रेगुलेशंस में होते हुए उसको परमिशन दे दी जाए बिजनेस करने के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज होती है कि जब आप लिबरल करना शुरू करते हैं, लिबरल का मतलब, लिबरल एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, वो स्पेशली जो है पॉलिसी से रिलेटेड होता है कि किसी भी गवर्नमेंट की जो है पॉलिसी इतनी रिजिड ना हो जो कि बिजनेस को डिस्करेज करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो है कंपनी ये बोले कि कोई भी कंपनी अगर इंडिया में आती है, गवर्नमेंट की मान लीजिए ये पॉलिसी, कोई भी कंपनी अगर इंडिया में आती है और उसको 20% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इसी पॉलिसी को चेंज करके जो है हम कह देते हैं कि 20% नहीं, आप जो है 5% टैक्स देंगे, मगर आप जो है इंडिया को जो है इंडियन एम्प्लॉयज़ को काफ़ी हायर करेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके का लिबरल पॉलिसी, उसमें दोनों का फायदा है, मतलब कि इंडिया को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाता है और इंडियन पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, और वहाँ की कंट्री को, वहाँ की बाहर की कंपनी को जो है कम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक लिबरल पॉलिसी हो गई, ठीक। फिर प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट अपने जो है जितने भी जगह पे जो है गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस लगते थे, या गवर्नमेंट की जो कंपनीज थी, ठीक है, गवर्नमेंट जिन भी सेक्टर्स में ऑपरेट करता था, उन सेक्टर से गवर्नमेंट जो है अब जो है एंकरेज करेगा कि प्राइवेट सेक्टर भी अपना रोल प्ले करे। जैसे फॉर एग्जांपल एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया अप टिल 1990s, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट इंडिया के सारे सेक्टर में जो है ऑपरेट करता था, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो टेलीफोन हो, चाहे वो सिक्योरिटी, चाहे वो डिफेंस हो। तो जो भी सेक्टर आप ले लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक टाइम पे इवन ब्रेड भी मैन्युफैक्चर करती थी। गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं जो ब्रेड मैन्युफैक्चर करती है, गवर्नमेंट कंपनीज थी जो टीवी बनाती थी, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है धीरे धीरे कोशिश ये करे कि वो पॉलिसी मेकिंग की तरफ रहे, और जो भी स्ट्रेटजिक जो है जो भी स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, केवल उसी पे फोकस करे, बाकी सारे रीजन्स, बाकी सारे जो है सेक्टर जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस का सेक्टर हो गया, तो वो एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर हो सकता है, ठीक है। एटॉमिक पावर हो गया, या आपका स्पेस रिसर्च हो गई, तो वो सारे रीजन्स हो गए, सेक्टर्स हो गए जो कि जो स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन पे फोकस करे, बाकी चाहे वो रेलवेज हो जाए, चाहे वो जो है टेलीफोन हो जाए, चाहे वो कम्युनिकेशन हो जाए, और चाहे वो पेट्रोलियम हो जाए, ये सारे सेक्टर्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेटाइजेशन के लिए जो है एंकरेज करे या प्राइवेट सेक्टर को उसमें रोल प्ले करने दे, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, और थर्ड पॉइंट होता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जो है गवर्नमेंट्स को एंकरेज करना चाहिए कि उनके कंट्री की कंपनीज जो है दूसरे कंट्रीज में जाके बिजनेस करें, बाहर की कंपनीज इंडिया में जाके बिजनेस करें। ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, और बट इकोनॉमिक टर्म्स में जो है ये बोला जा सकता है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि बाहर की कंपनीज जो हैं वो किसी भी अपने देश में आके बिजनेस करें, अपने देश में दूसरी जगह जाके बिजनेस करें। तो ये ग्लोबलाइजेशन का जो है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। इसमें कल्चरल एक्सचेंज भी होते हैं, और बहुत सारी जो है इसमें चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो जब ये तीन फैक्टर्स जो है किसी भी कंट्री जो है इन तीन फैक्टर्स को एंकरेज करती है, LPG जो सिंगल फैक्टर है उसके भी तीन पार्ट बोल सकते हैं हम, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जब इनको एंकरेज करती है कोई भी कंट्री, तो वो
बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जो कि इंटरनेशनल बिजनेस को एनकरेज करता है। तो एलपीजी, कोई भी गवर्नमेंट अगर जो है एलपीजी के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करती है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्राइवर और एनकरेजिंग फैक्टर फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन। तो एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन जो है, मान लीजिए का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि आपने 10 मशीन्स लगा रखी हैं, ठीक, तो 10 मशीन्स जो है 100 या 200 या 1000 नंबर ऑफ यूनिट्स जो है किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नोकिया ने मान लीजिए 10 मशीन लगा रखी है और वो 100 मोबाइल्स का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, तो 100 मोबाइल्स का प्रोडक्शन अगर वो कर रही है तो 100 और मगर जो है जिस रीजन में वो सेल कर रही है उस रीजन में सिर्फ 10 लोग रहते हैं, तो 10 मोबाइल्स बेचने के बाद जो भी 90 मोबाइल से 90 मोबाइल जो एक्सेस में बच जा रहे हैं, वो कहाँ पे, उनका क्या होगा? उनको डंप तो किया नहीं जा सकता। तो एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन अगर जो है हो रहा है तो भी वो जो है हमारे लिए वो एनकरेजिंग फैक्टर है कि हम इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ देखें, उसको आई करें और उसकी तरफ हम लोग मोटिवेट हों। तो एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर या ड्राइवर जो कि हमें इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ एनकरेज करता है। ठीक है, देन इट इज emergence of global institutions like WTO, IMF, etc. तो WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये कुछ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके जो है ऑलमोस्ट वर्ल्ड के सारी इकोनॉमीज जो है इनकी मेंबर्स हैं। WTO का अपना काम होता है ट्रेड को जो है स्मूथ आउट करना, पॉलिसीज बनाना कि इंटरनेशनल बिजनेस कैसे कंडक्ट होगा ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में। सिमिलरली IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का बेसिकली काम होता है अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी जो है काफ़ी पुअर हो जाती है, वहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू हो जाता है, तो उसको जो है वो लोन देता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इजी क्रेडिट देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंकरेज करती है क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस आता है कि अगर इंटरनेशनल बिजनेस में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में, तो वो जो है उसके लिए इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो है WTO जो है इंश्योर करता है और ताकि स्मूथ आउट मतलब आराम से जो है उन कॉन्फ्लिक्ट्स का रेजोल्यूशन हो जाए। ठीक है, एक कंट्री दूसरी कंट्री पे जो है कोई गलत तरीके से जो है प्रेशराइज ना कर सके वर्ल्ड ट्रेड में या इंटरनेशनल बिजनेस में। तो WTO हो गया, IMF हो गया, ये सारे जो है इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं और ये इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो बहुत ही अच्छे से स्मूथली चल सके। ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ड्राइवर है दैट इज कल्चरल एक्सचेंज। जैसे जैसे जो है ट्रैवलिंग जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री जो है इजी होती गई, वैसे वैसे जो है बहुत सारे लोग जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री जो है गए, वहाँ की चीज़ों को अप्रिशिएट किया। और जैसे इंडिया से बहुत सारे लोग जो है US सेटल हुए और वो लोग पहले से ही, और वो वापस इंडिया भी आते थे, तो उनको पहले से ही जो है इंडियंस को जो है KFC या आप दूसरे प्रोडक्ट्स की बात कर लीजिए, चाहे वो मैकडी हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में इंडिया में पहले से ही बहुत नॉलेज होता था, बहुत कम लेवल पे था मगर पता था लोगों को। ठीक है, तो जैसे जैसे ट्रैवलिंग जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री बढ़ती गई, वैसे वैसे हम लोग और जो है कम्युनिकेशंस अलग अलग मीडियम्स के थ्रू ओपन होते गए, वैसे वैसे हम लोग जो है इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को भी अप्रिशिएट करने लग गए। तो इस तरीके से जो है इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं वो जब ये समझ जाती थी कि जो है हमारे प्रोडक्ट के बारे में पहले से ही दूसरी जगहों पे नॉलेज है, तो वो भी एक बहुत ही इंकरेजिंग फैक्टर होता था जो है जो कंट्रीज मोटिवेट होती थी दूसरी जगह पे और इंटरनेशनल बाउंड्री में या इंटरनेशनल मार्केट में अपने बिजनेस को करने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो है ये सारे फैक्टर्स जो है, चाहे वो होम मार्केट हैज इट्स लिमिट, ग्रोथ इन मार्केट शेयर, हायर प्रॉफिट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, emerging market, demographics, LPG, access of production, emergence of global institutions like WTO, IMF, or cultural exchange. These are very important 12 drivers of international business. ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस लेक्चर एंड वील मीट फॉर नेक्स्ट लेक्चर सून।